नमस्कार बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है और हम सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे थे। ठीक है, आज हम सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में केस 2 लेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने क्या किया था, जो हमने सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स शुरुआत की थी, उसमें हम लोगों ने क्या माना था कि द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल रिएक्टेंट। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम जो रिएक्शन लेंगे दैट विल बी सेकेंड ऑर्डर ओवरऑल, बट वो ऑर्डर वन रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे समझो बेटा, मैं केस 2 लेता हूं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ए प्लस बी मान लो जा रहा है बेटा किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आप मान लीजिए ए, जैसा कि आप मानते आए हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को क्या मान लो आप, स्मॉल बी। ठीक, प्रोडक्ट जीरो है। किसी टाइम t बराबर t में बेटा अगर ये a में से x गया तो ये b में से x जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मैं लिख सकता हूं क्या, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस डी ए टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। अब मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, लेट द रिएक्शन बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ईच विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। या फिर आप क्या बोल सकते हो बेटा, ओवरऑल ऑर्डर कितना है रिएक्शन का, 2 है ना। तो उसको मैं क्या लिखूंगा, के ए टी का पावर 1 बी टी का पावर 1। ठीक है ना, और माइनस डी ए टी बाई डी क्या हो जाएगा बेटा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए माइनस एक्स, या फिर माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, के इंटू ए टी क्या हो गया, ए माइनस एक्स, बी टी क्या हो गया, बी माइनस एक्स। और अब चूंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए हो जाएगा 0, क्या बचेगा, डी एक्स बाई डी टी। इसको सॉल्व करोगे तब भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी तो 0 है, क्या बचेगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या, के ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। बात समझ में आ रही है? अब आइए, जो हम काम करते आए हैं केमिकल काइनेटिक्स में, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स। ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स को आप भेज दो लेफ्ट हैंड साइड, के डी टी। केमिकल काइनेटिक्स में आपको खूब सारे इंटीग्रेशन करने हैं मैथमेटिक्स की तरह, है ना बेटा। लिमिट लगा दीजिए, टाइम t बराबर 0 पर x की वैल्यू 0 थी, टाइम t बराबर t पर x की वैल्यू मान लो x हो गई। कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, जरा सोचो, बताओ। अच्छा, इसका तो, इसको आप ये मान लो कि k तो कांस्टेंट ही था, इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते होगे, मैं एक तरीका बताता हूं। क्या किया जाए, 1 अपॉन ए माइनस बी को अगर मैं बाहर ले लूं तो क्या मैं इसको a माइनस एक्स माइनस ऑफ b माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस एक्स लिख सकता हूं कि नहीं, एक बार आप देख लो तो जरा। अच्छा, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा फ्रॉम 0 टू t, ये तो t हो जाएगा, ये बात आप समझते हो। आप खुद सोचो, जब आप इस वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या देगा आपका, ये आपका देगा a माइनस बी, और ये a माइनस बी और ये a माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है बेटा, और 1 अपॉन a माइनस बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन b माइनस एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन a माइनस एक्स ऑफ कोर्स dx इज इक्वल टू kt। और 1 अपॉन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, मैं ब्रैकेट लगा दूं, 1 अपॉन b माइनस एक्स 0 टू x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a माइनस एक्स 0 से x dx। देख रहे हो, बहुत आराम से करेंगे। और
1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? ln x, तो इसका क्या हो जाएगा? ln ऑफ b माइनस एक्स, ऑफ कोर्स माइनस ln ऑफ b माइनस एक्स, और इसका क्या जाएगा? माइनस माइनस प्लस ln a माइनस एक्स। लिमिट क्या हो गई? 0 से x इज इक्वल टू के टी, और 1 अपॉन a माइनस b ln a माइनस एक्स b माइनस एक्स, लिमिट 0 टू x के टी। अच्छा, इन सभी चीजों को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक इंटीग्रेशन वगैरह आनी चाहिए बेटा, है ना? मैं ये बात शुरू से आपको कह रहा हूं। एक बार आप लिमिट भरो x, और एक बार आप लिमिट क्या भरोगे? 0। अब भरते हैं, क्या आ जाएगा? ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स माइनस ln a अपॉन b इज इक्वल टू के टी, और 1 अपॉन a माइनस b ln क्या हो जाएगा बेटा? ये a माइनस एक्स b माइनस एक्स अपॉन a बाई b। लॉग का बेसिक रूल यूज किया, और क्या बन गया बेटा? के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस b ln क्या आ जाएगा? b टाइम्स a माइनस एक्स अपॉन a टाइम्स b माइनस, और t इज इक्वल टू, और t इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 2.303 बाई के a माइनस b ln b इंटू a माइनस एक्स अपॉन a इंटू b माइनस एक्स। ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करने की आवश्यकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? रिमेंबर इट एज अ फॉर्मूला। ये आप इसको एज इट इज याद कर लो, क्योंकि आप इसको बार बार प्रूफ नहीं करोगे। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे नहीं आते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब मैं इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, समझना बेटा। जरा नोट करो। मान लो मैंने रिएक्शन दिया आपको a प्लस बी गोज टू प्रोडक्ट, ये a ये b टाइम t बराबर 0 पर, t बराबर t पर बेटा ये a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, और ये मान लो x। अब मान लो बेटा, अच्छा आपने इसके लिए इक्वेशन क्या लिखी? आपने लिखा k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी a माइनस बी लॉग बेस 10 पे। अच्छा ये बेस 10 हो जाएगा ना, बताया करो यार। ये हो जाएगा लॉग बेस 10 पे, क्योंकि 2.303 आ गया ना, आ जाएगा b इंटू ए माइनस एक्स अपॉन a इंटू बी माइनस एक्स। मान लो अब इस कंडीशन में, मान लो इस कंडीशन में लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को मान लो मैं बी से बहुत बड़ा मानता हूं। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बेटा बी से बहुत बड़ा है, तो आप समझ सकते हो ए माइनस बी ऑलमोस्ट कितना मानना पड़ेगा? ए। और अगर ए जो है वो बी से बहुत बड़ा है, बी तो एक्स से बड़ा है ही है, तो इसका मतलब ए माइनस एक्स को तो ए होना ही पड़ेगा। तो उस केस में ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी? k इज इक्वल टू 2.303 बाई, क्या आ जाएगा? मैं अपना फोन कर लेता हूँ साइलेंट, बाई टी ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए, जो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट ए का, लॉग बेस 10 पे b इंटू ए माइनस एक्स क्या है? ऑलमोस्ट ए, ए इंटू बी माइनस एक्स। ए से ए गया, मेरी बात समझ में आ रही है? और अब ये एक कांस्टेंट k है, ये भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a कांस्टेंट, तो ये k इंटू ये a, ये एक नया कांस्टेंट देगा, मान लेते हैं k डैश, और k डैश की वैल्यू क्या हो गई? 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 पे b अपॉन b माइनस। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? और इसको और मैं कैसे लिखूं? k डैश इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 पे b क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ b था, तो b नॉट बाई dt।
इसका मतलब आप ये बताओ, क्या ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी नहीं बन गया? दिस इज बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अगर अगर हमारा कोई एक रिएक्टेंट क्या हो जाता है बेटा, एक्सिस में हो जाता है, ध्यान से जरा देखो, अगर हमारा कोई एक रिएक्टेंट किस में हो जाता है, एक्सिस में हो जाता है, तो जो दूसरा रिएक्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन को वो गवर्न करता है। द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सिस कंपोनेंट। जैसे यहाँ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर थी विद रिस्पेक्ट टू ए, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी थी, क्योंकि ए एक्सिस में था, इसका मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा, तो उसने रेट पे ज्यादा कोई फर्क नहीं डाला, द रिएक्शन बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी ओनली अप्रोक्सीमेटली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं फिर से बोल रहा हूं, जो कंपोनेंट एक्सिस में रहेगा वो रेट ऑफ रिएक्शन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क किसका पड़ेगा? जो एक्सिस में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना? और इस केस में चूंकि इसका ऑर्डर 1 हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? लिख दे रहा हूं, such type of reactions are known as pseudo order reactions। इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? pseudo order reactions। in the above case, comma, the reaction gets modified to first order kinetics and hence known as pseudo first order kinetics। मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन समझ में आ गया आपको? बताइए, ये कब होगा? जब कोई एक रिएक्टेंट क्या हो जाए, जब कोई एक पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज क्या हो जाए, एक्सेस में हो जाए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा P प्लस क्यू विथ रेट कांस्टेंट K फॉर्म्स प्रोडक्ट। ठीक है ना? और मान लो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो है K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P इंटू क्यू का पावर 3। मान लेते हैं कि P का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस में है। इफ P नॉट इज इन एक्सिस, मतलब P नॉट की वैल्यू मच ग्रेटर देन Q नॉट है। इसका मतलब कि P का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या है? कांस्टेंट है। और अगर P का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो ये K इंटू पी एक नया कांस्टेंट बन गया कि नहीं? मेरी बात बताओ। अगर ये नया कांस्टेंट बन गया बेटा, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन थी अब वो मॉडिफाई हो जाएगी। क्या? इस K इंटू पी को मैं लिख देता हूं नया कांस्टेंट K डैश Q का पावर 3। और चूंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन से 3 प्लस 1 4 था, लेकिन आपने स्यूडो ऑर्डर काइनेटिक्स लगाया, अब इसका ऑर्डर 3 बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्यूडो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? स्यूडो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। द अबव रिएक्शन is said to follow pseudo third order kinetics। ये बात समझ में आ रही है? बताइए, मैं लिख दे रहा हूं, conditions for reaction to be pseudo order। सबसे पहला
आपने देख ही लिया, when the initial concentration of one of the reactants appearing in the rate law expression is in excess. मैं लिखता हूँ क्या, when the concentration of one of the reactant appearing in the rate law expression is in excess and hence remains almost constant throughout the reaction. दूसरा बेटा, जब क्या हो, जब किसी रिएक्शन में कोई सॉल्वेंट हो लाइक वाटर, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मैं लिख देता हूं, when the rate law involves solvent like water whose concentration is constant। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। थर्ड केस, if the rate law expression involves catalyst, क्योंकि आपको पता है कि concentration of because concentration of catalyst remains constant during the reaction। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। इसको पढ़िए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू ऑल।